हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का हम कंजर्वेशन किस प्रकार से करेंगे, संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। उससे पहले जानना जरूरी है कि प्लांट्स और एनिमल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही चीजें डिस्कस की थी कि प्लांट किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं और एनिमल्स किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। और हमने ये जाना, जो हमारा कंक्लूजन निकला, हमने कहा कि जो हमारे भोजन के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। अगर प्राइमरी सोर्स की हम बात करें, हमने कहा प्राइमरी यानी कि जो मुख्य स्रोत होंगे, जो प्राथमिक स्रोत होंगे वो है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट से ही हमें भोजन मिल रहा है। जो हमारा सेकेंडरी जो ऑप्शन होता है वो होते हैं एनिमल, और एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनसे मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, एनिमल प्रोडक्ट होंगे। तो यानी कि हमने क्या जाना, अपने भोजन के लिए, अपने आश्रय के लिए। आश्रय के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें, हमने कहा अपने घर को बनाने के लिए हम जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों का यूज करते हैं। अपनी दवाइयों, अपनी जो मेडिसिन होती है उसके लिए हम प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे आपने देखा कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि हम प्लांट से लेते हैं या फिर हम एनिमल से ले रहे हैं। अब हमने कहा कि हम क्या करें, कंटिन्यूसली हम इन चीज़ों को यूज़ करे जा रहे हैं। और हमारी कंट्री में कहिए या फिर ये कहिए कि पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। अगर यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे नीड बढ़ेगी, यानी कि आवश्यकता बढ़ेगी। आवश्यकता बढ़ेगी तो जो चीज़ें हैं उनका उपयोग ज़्यादा होगा। अब जब उपयोग ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं वो कौन है, या तो प्लांट्स हैं या तो एनिमल्स हैं। हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा एनिमल्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इनका जो नंबर है वो घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद कुछ जो ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि पूरी तरीके से यहाँ से विलुप्त हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं भी कि जो यहाँ से पूरी तरीके से लुप्त हो गई हैं, यानी कि वो कहीं नहीं देखी जाती हैं। ऐसी प्रजातियां जो कहीं नहीं देखी जा रही हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो यहाँ से लुप्त हो गई हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या कम ना हो, अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी होती है, देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा हम चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। आपने देखा, अगर आपने प्लांट्स को ही देखा तो आपने देखा बहुत अलग अलग किस्म के हमारे पास पौधे होते हैं। फिर आपने देखा जो जीव जंतु होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तितली की बात करें, तो आपने क्या देखा, ठीक है बटरफ्लाई है, लेकिन बटरफ्लाई भी आपने अलग अलग प्रकार के देखे। आपने देखा इतने अलग अलग डिजाइन उनकी बॉडी पे होते हैं, यानी कि क्या है, ये विविधता ही है जो कि अलग अलग रूपों में हमें मिल रही है। इसी प्रकार से और भी जीव होते हैं जिनमें विविधता पाई जाती है, और भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं और वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, उनके अलग अलग रूपों में हम यूज भी कर रहे हैं। क्या हो अगर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें नष्ट होने लगें और हमें विविधता देखने को नहीं मिले, तो क्या होगा, हम भी क्या करेंगे, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस रह जाएंगे हर एक चीज के। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में अभी पढ़नी है। तो अपने टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है, हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। इतने कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ स्पीशीज पाई जा रही हैं। चाहे आप प्लांट्स की बात करें, आप एनिमल्स की बात करें, आप हर प्रकार के जीवों की बात करें, आप सूक्ष्म जीवों की बात करें, आप यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की बात करें, तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पाए जा रहे हैं जिनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ महत्व है। मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है, यहाँ पे हर एक जीव का अपना एक महत्व होता है। यहाँ पर इस क्लाइमेट में जो हमारा पर्यावरण है, या फिर आप कहिए जो फूड वेब होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें हर एक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए क्या है, हमें हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का यहाँ पे कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, जिससे कि उसका जो महत्व है वो वहाँ पे बना रहे।
नेक्स्ट हमने बात की, हमने कहा कि ये जितने भी स्पीशीज हैं इन पे क्या है, ये खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि हम आवश्यकता से अधिक इनका दोहन कर रहे हैं। फिर एक ये होता है, जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, हमने कहा हमें प्लांट्स की आवश्यकता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें लकड़ियों की भी आवश्यकता है, हमें औषधियाँ भी बनानी है, हमें पेपर भी बनाना है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह आ सकता है कि अगर हम पेड़ों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि ठीक है, अगर हम पेड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें नए पेड़ भी लगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, जितने पेड़ हमने यूज़ किए हैं उतने ही पेड़ हम लगा भी रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम एक अलग तरीका यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि जिससे कि पेड़ों को ना काटना पड़े, यानी कि हम क्या करेंगे, अलग से एक तरीका ढूंढेंगे जिससे कि पेड़ भी बच जाएं और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम बचा सकते हैं। तो आपको यही बताया गया है कि क्या है, ये जो जीव जंतु हैं इन पे खतरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो वातावरण है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, हमने कहा कि हमारे पर्यावरण में बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। हर किसी को हर एक चीज़ जो भी यहाँ पे, जैसे अगर आप बात करेंगे टेम्परेचर की, आप ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, आप यहाँ पर रेनफॉल की बात करते हैं, हम डे लेंथ की बात करते हैं, तो हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर जो रेंज होती है, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अडेप्ट कर पाएगी, यानी कि एक निश्चित तापमान होगा और उस तापमान को हम सहन कर पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर तापमान बढ़ जाता है तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसने खुद को एक निश्चित तापमान के लिए अडेप्ट यहाँ पे किया है। सेम यही चीज़ ये भी है कि अगर तापमान बहुत कम हो जाएगा तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर एक जीव के साथ है, हर एक प्लांट के साथ है। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित तापमान की आवश्यकता हर एक जीव को होती है, निश्चित ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, निश्चित डे लेंथ। डे लेंथ का मतलब है कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की अवधि कितनी है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने कहा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डे लेंथ कम होती है, जो सूर्य के प्रकाश की अवधि है वो कम होती है। इसका मतलब क्या है, उन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता है, उन्हें कम तापमान की आवश्यकता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि बरसात के टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि उन्हें टेम्परेचर भी चाहिए लेकिन उन्हें पानी भी चाहिए। बरसात के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है लेकिन पानी क्या होता है, सफिशियंट होता है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हर एक जो जीव है, चाहे आप एनिमल की बात करें चाहे आप प्लांट की बात करें, उन्हें क्या है, एक निश्चित जो मात्रा होती है, निश्चित जो रेंज होती है हर एक फैक्टर की, उसकी आवश्यकता होती है। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम नेचर में डिस्टरबेंस करते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे पेड़ काट लिए, तो हमने कल क्या देखा था, जब हमने पेड़ काटे तो क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिले। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ने की स्थिति यहाँ पे हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो क्या है, ये जो हमारा नेचर है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। जब इसमें चेंजेस होंगे तो हर कोई इससे डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा इस तरीके से करें कि यहाँ पे कोई हानिकारक प्रभाव हमें देखने को ना मिले। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की, यानी कि वनों की कटाई की। वनों की कटाई हो रही है, ये अभी तक हम यही बात करते चले आ रहे हैं कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है, हम पर भी पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो जंगल होते हैं, जंगल में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि जंगल ही उनका घर होता है, उनका हैबिटाट ही वो है। अब जंगल अगर कट जाएंगे तो क्या होगा, उनके पास घर नहीं रहेगा, उनके पास भोजन का साधन नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वो वहाँ पे अटैक करने लगते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि गुलदार है, वो क्या है, जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे घुस जाते हैं, नुकसान भी पहुँचा देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। अगर हम जंगलों को ना काटें तो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने भोजन की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं। यही होता है फूड चेन। क्योंकि उनका जो भोजन है वो जंगलों में ही है, जंगल नहीं है तो उनका ना ही वहाँ पे आवास रह पाता है, ना ही उनके पास भोजन के वहाँ पे साधन रह पाते हैं। तो वो फिर भोजन की तलाश में क्या करेंगे, आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं।
और आधे से ज़्यादा जीव ऐसे होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है, उनकी प्रजाति पर संकट आ जाता है, उनके विलुप्त होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि क्या क्या यहाँ पे रीजन है डिफॉरेस्टेशन के, कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पे देखे थे। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए डिफॉरेस्टेशन के क्या रीजन है, तो आपने डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आपने हेडिंग डाली। दो यहाँ पे मुख्यतः रीजन होते हैं। कोई भी यहाँ पे आप चीजें पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे डिफॉरेस्टेशन की बात हो गई है, जैसे सूखे पड़ने की स्थिति हो गई है, जैसे बाढ़ की स्थिति हो गई है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे दो रीजन होते हैं। एक तो मैन मेड होता है, एक होता है नेचुरल। मैन मेड होता है जो मनुष्य के द्वारा होता है, जो कृत्रिम हम कह रहे हैं, जो आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल होता है कि जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, उसमें क्या है कि ज्यादातर जो हिस्सेदारी होती है वो नेचर की होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा डिफॉरेस्टेशन के दो रीजन है, एक मैन मेड है, एक नेचुरल है। अब मैन मेड में क्या क्या चीजें आती हैं, अब हमने कहा कि मैन मेड के क्या है, यहाँ पे जो पेड़ कट रहे हैं उनके क्या क्या रीजन है। सबसे पहले हमने कहा ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडो एंड फर्नीचर। सबसे पहले हम यहाँ पे वनों की कटाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घरों के लिए बहुत सारी चीजों का यहाँ पे निर्माण करना है। सबसे पहले हमें घर का ही निर्माण करना है। आपने देखे होंगे, आप गांव के साइड में जब आपने देखा तो वहाँ पे जो घर होते हैं पहले के टाइम पे, वो लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पे घर के अंदर जो फर्नीचर होते हैं, जैसे मेज हो गया है, टेबल हो गया है, ये सारी जो चीजें, अलमीरा हो गई है, सारी चीजें किससे बनाई जा रही हैं, यहाँ पे वुड यानी कि लकड़ी से बनाई जा रही हैं। पहला ये रीजन है, इसीलिए क्या हो रही है, वनों की कटाई होती है। दूसरा जो रीजन आता है, ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज अ फ्यूल। अब देखिए, ईंधन के रूप में हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा घरों में अभी भी क्या होता है कि लकड़ियों का यूज करके हम खाना पकाते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वन है, जो पेड़ है, उनकी कटाई करेंगे। तीसरा है ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। अब आपने क्या देखा, हमने कहा कि जो पेपर होता है, जिस पेपर में आप लिखते हैं, जिस बुक में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रिंट हो रखा है, वो सारे जो पेपर बन रहे हैं वो लकड़ियों से ही बन रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास में। सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास कितनी सारी कॉपी होंगी, कितनी सारी बुक्स आपके पास होंगी, आपके भाई बहनों के पास होंगी। फिर आप देखिए आपके क्लास में कितने बच्चे हैं और उनके पास भी उतनी ही कॉपी होंगी, उतनी ही बुक वहाँ पे होंगी। फिर आप देखेंगे आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके पास भी उतनी ही होंगी। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके आसपास में जितने स्कूल हैं, फिर आपने देखा कि हमारी कंट्री में जितने स्कूल हैं, फिर आपने देखा कि जितने भी यहाँ पे हमारे अर्थ पे जितने भी कंट्री हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो उतनी ही मात्रा में वहाँ पे कॉपी और बुक का यूज कर रहे हैं। और ये सारी जो कॉपी बन रही है, सारे जो पेपर बन रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं, पेड़ से बन रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही होगी, तभी यहाँ पे इतनी सारी कॉपी, इतनी सारी बुक का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हमने क्या किया, हम एक क्लास में हैं, वहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी हम बनाते हैं। और जैसे ही हम पास होके दूसरी क्लास में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन कॉपीज को ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि उनमें कुछ खाली पेजेस होते हैं। ऐसा आपने भी किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने भी किया होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे हमने भी ऐसा किया होगा। हम क्या करते हैं, जैसे आप 7th क्लास को पास करके 8th में आए तो आपने क्या किया, 7th क्लास की जो कॉपी थी जिनमें खाली पेज बचे हुए थे, आपने वो भी रद्दी में दी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप क्या कर सकते थे, जो खाली पेज हैं उन्हें निकाल करके, उन्हें स्टेपल करके उसका रीयूज आप कर सकते थे। दूसरा ये कि आप इन कॉपी को अगर रद्दी के पास दे रहे हैं फिर भी उसका रीयूज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उसे जलाएंगे नहीं, फाड़ेंगे नहीं। इससे क्या होता है, पेपर का पूरा जो है वो पूरा मिसयूज होता है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो कॉपी होती है अगर वो भर गई है तो आप रद्दी में उसे दे देंगे। उसके बाद क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। हमने क्लास 7th में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जैविक कचरे और अजैविक कचरे के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर हमने कहा था जैविक कचरे में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग होती है। फिर हमने देखा था कि पेपर की रिसाइकलिंग किस प्रकार से होती है। पेपर का जब हम यूज कर लेते हैं, हम रद्दी में लेते हैं, वहां से उन्हें फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है और वहां पे फिर से उस पेपर का रीयूज किया जाता है और हम फिर से उस पेपर का यूज अब कर सकते हैं।
तो अगर ये बात है तब की जब आपने कॉपी अपनी पूरी भर दी है। अगर आपके पास कुछ पेजेस बच जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन पेजेस को निकालेंगे, उनको स्टेपल करेंगे और उसमें आप रफ काम कर सकते हैं। इस वजह इससे अब क्या होगा कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा यहाँ पे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। तो हो सकता है कि आपके पास इतने खाली पेजेस हो गए हैं कि पूरी जो 8th की जो क्लास है पूरे साल में आप हो सकता है कि आपके पास जो रफ कॉपी है वो ऑलरेडी हो। जब आपने क्या देखा, सारी कॉपीज को देखा, वहाँ पे आपने पेजेस को इकट्ठा किया तो आपने क्या देखा कि पूरे साल के लिए आपके पास रफ कॉपी है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपने क्या किया, यहाँ पे हमारी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। दूसरा, आपके पैसे भी सेव होंगे क्योंकि आपको रफ कॉपी अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन आता है हमारे पास ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने कहा अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमने कहा यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनकी सारी नीड्स भी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। भोजन की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ेगी। अब भोजन की आवश्यकता है तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हमने कहा था क्या है, पेड़ पौधे हैं। यानी कि हम खेती करके अनाज उगाते हैं और वही हमारा मुख्य स्रोत है। अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा उत्पाद के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो खेत हैं खेतों का निर्माण करेंगे। और खेतों का निर्माण कैसे होगा, जंगलों की कटाई करके वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे खेती की जाएगी। ये भी एक बड़ा रीजन है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, रोड एंड डैम्स एक्सेट्रा। अब इसके अलावा क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आप बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज हो गई है, हॉस्पिटल हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं, यानी कि ये सारी चीज़ों का जो निर्माण है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये निर्माण कैसे होगा, सेम वही होगा कि हम क्या करेंगे, वनों की कटाई करके यहाँ पे इन बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये तो सारे ये हैं कि जो मेन मेड कॉजेस हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से वो कारण है जिसके कारण कि वनों की कटाई हो रही है। अगर हम नेचुरल कॉजेस की बात करें, हमने कहा फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। तो जंगलों में आग जब लग जाती है तो बहुत सारे पेड़ यहाँ पे जल जाते हैं। फिर हमने कहा कि सेवर ड्रॉप, यानी कि सूखा पड़ने की स्थिति में भी क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये सारे रीजन हैं और इस प्रकार से आप बताएंगे क्या क्या कॉजेस होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है कि क्या क्या कारण होते हैं यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के। अब देख लेते हैं क्या क्या परिणाम निकलते हैं यहाँ पे जब हम वनों की कटाई करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा है, इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम वनों की कटाई नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन लेवल यहाँ पे इन्हांस हो जाता है। जो प्रदूषण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पेड़ जितने कम रहेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, और जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर और अ ग्लोबल वार्मिंग। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण किसे कहते हैं। अगर हम अलग अलग प्रकार के प्रदूषण आपने पढ़े होंगे, आपने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत अलग अलग प्रकार के प्रदूषण की आपने बात की है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो हमने कहा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हर अलग अलग प्रकार की गैसें हैं और हर एक गैस का एक निश्चित अमाउंट है, एक क्या है, फिक्स अमाउंट है। उस अमाउंट से कम या ज़्यादा, किसी भी गैस का उस फिक्स अमाउंट से कम या ज़्यादा होना, उसे हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हो क्या रहा है, जो गैस की निश्चित मात्रा है उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो मात्रा बढ़ रही है या वो मात्रा घट रही है, हम कह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस आ रहा है। जब भी नेचर में डिस्टर्बेंस आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। नेचर में डिस्टर्बेंस आए तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ी, जो नॉर्मल उसकी जो मात्रा है उससे अधिक हो गई है। फिर हमने कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा, जो क्वांटिटी जब बढ़ी तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, इन्हांस हो गया है, बढ़ गया है। उसके बाद हमने कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, यहाँ पे लोअरिंग ऑफ लेवल ऑफ अ ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर कम हो गया। क्यों ग्राउंड वाटर कम हो गया, देखिए इससे पहले हमारा जो स्टेप आना चाहिए था,
क्योंकि पेड़ कम है यहाँ पे, तो पेड़ कम है तो क्या होगा, जो रेनफॉल है वो कम होगा, यानी कि बारिश कम होगी। क्योंकि हमने क्या कहा था यहाँ पे, जब हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी, हमने कहा था पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, ये जो पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी, उसे भाप के रूप में परिवर्तित करके एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, या रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ कम होंगे तो जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो कम होगी। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो वर्षा है वो कम होगी। जब वर्षा कम हुई तो क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, वर्षा कम हुई तो जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसका लेवल कम हो जाएगा। देखिए ग्राउंड वाटर क्या होता है, आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है जब हम क्लास 7th में थे। सॉइल प्रोफाइल में आपको क्या बताया गया है कि अलग अलग लेयर होती हैं सॉइल की, और सबसे लास्ट जो यहाँ पे लेवल आता है, सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन आता है, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और वहां पे क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। तो जो सबसे निचले स्तर पर जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। अब भूमिगत जल का हम लोग कंटिन्यूसली यूज करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, बारिश आती है, और बारिश के कारण जितना पानी हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, भूमिगत जल का जितना भी हिस्सा हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, उतना हिस्सा वहाँ पे पानी से भर जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, हम भूमि से जल को निकाल रहे हैं, भूमि का जो जल है उसका स्तर कम हो गया है, फिर बारिश हुई, उसका स्तर फिर से उतना ही हो गया। अब देखिए, हम पानी को कंटिन्यूसली यूज करते चले जा रहे हैं, यहाँ से हम पानी का उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन बारिश क्या है, कम हो रही है। बारिश कम होगी तो यहाँ पे जितना ग्राउंड वाटर हम यूज कर रहे हैं, उतने ग्राउंड वाटर की फिलिंग वहाँ पे नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, यानी देखिए ये सिंपल ऐसा है कि आपने क्या किया, एक मटका आपने ले रखा है, और मटके को आपने एक नल के नीचे रखा है। अब जितना जितना आप पानी निकाल रहे हैं, उतना ही पानी नल के द्वारा मटके में जा रहा है, तो मटका कभी खाली नहीं होगा, उसमें पानी हमेशा रहेगा। आप पानी यूज कर रहे हैं और मटके में पानी नल के द्वारा आ रहा है। अब हमने कहा कि नल से पानी आना बंद हो गया है और आप फिर भी मटके से पानी निकाल रहे हैं, तो एक टाइम पे ये होगा कि वो जो मटका है वो खाली हो जाएगा। तो सेम यही सीन यहाँ पे है, यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि हम ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे थे, और ग्राउंड वाटर कैसे यहाँ पे फिल हो रहा था, रिफिल कैसे हो रहा है भूमिगत जल वहाँ पे, जब वर्षा हो रही है। अब वर्षा नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी हम जो भूमिगत जल है उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, पानी की जो मात्रा है वो वहाँ पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमने कहा डिस्टरबेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गैस का जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ गया है, जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो गई है, जो भूमिगत जल की जो मात्रा है वो भी कम हो गई है, तापमान यहाँ पे बढ़ गया है। तो क्या है, ये पूरा हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में पूरा डिस्टरबेंस यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हमने कहा डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए हमने क्या कहा था, सॉइल की फर्टिलिटी से क्या मतलब है कि जो मिट्टी है उसमें जो फसल है या पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार से वहाँ पे उग रहे हैं। अगर वहाँ पे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसका मतलब सॉइल फर्टाइल है। अगर उनकी ग्रोथ कम है, इसका मतलब सॉइल फर्टाइल नहीं है, यानी कि उपजाऊ क्षमता कम है। अब उपजाऊ क्षमता में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमने कहा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, सारी चीजें होती हैं। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसे यहाँ पे होगी, देखिए हमने कहा ये एक पौधा है वहाँ पे। अब एक पौधे को क्या करना है, पानी की भी आवश्यकता होती है, पानी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स का भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। देखिए जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये एक प्लांट है, और ये प्लांट का क्या है, स्टेम है, यानी कि तना। ठीक है, अब इस तने में दो प्रकार के क्या होते हैं, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, दो प्रकार के ऊतक यहाँ पे होते हैं। अब हमने इस वाले को हमने कहा जाइलम। ठीक है, और इस वाले को हमने कहा फ्लोएम। ठीक है, ये बात हमने की, हमने कहा ये एक पेड़ है माना, ये इसका तना है, यहाँ पे इसकी क्या होंगी, ये रूट्स है माना। अब यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के ऊतक होते हैं, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक को हमने कहा यहाँ पे एक टिश्यू है वो है जाइलम, और इस वाले टिश्यू को हम कह रहे हैं
ये वाला जो टिश्यू है इसे हम कह रहे हैं फ्लोएम। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या होता है यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। पानी कहाँ होगा, मिट्टी में पानी होगा। और मिट्टी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से मिनरल्स होंगे। ये आपको मिनरल्स बताए गए हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है, क्यों, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, ये आपको पता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो पानी, जो जाइलम है, जाइलम से पानी ऊपर जाता है। आपको क्या याद रखना है, ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, जाइलम है, जाइलम से क्या जाएगा, पानी जाएगा। आपने पढ़ा होगा सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये पेड़ है और पेड़ में कुछ टिश्यू होते हैं, एक का नाम जाइलम है, एक का नाम फ्लोएम है। टिश्यू का मतलब है कुछ ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हमने कहा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप इसे मानिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है कि जो चीजें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। सेम यही, ये जो दो टिश्यू हैं ये भी यही काम कर रहे हैं। इन्हें क्या करना है, यहाँ से कुछ मटेरियल लेकर के पूरी प्लांट बॉडी को पहुंचाना है। प्लांट बॉडी में जहाँ पे भोजन बना, यानी कि जो लीफ होती है, पत्ती होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां से भोजन जब बना तो पूरे प्लांट में उसे लेके जाना है। यानी कि क्या होगा, आप ये समझिए कि ये जैसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनमें से एक का नाम जाइलम है जो कि जल को ऊपर की ओर पहुंचा रहा है। ठीक है, अब देखिए जल की आवश्यकता एक तो कहाँ है, फोटोसिंथेसिस में। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स भी जाते हैं ऊपर। क्या होंगे, मिनरल्स भी जाते हैं। इसके साथ पानी के साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर पानी की कमी हो गई तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, यहाँ पे कम है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। दूसरी बात, पानी के साथ ही जो मिनरल्स है वो भी जा रहे हैं, पानी के साथ ही मिनरल्स जा रहे हैं। पानी नहीं जाएगा तो मिनरल्स भी यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास टिश्यू आता है, इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे जो फूड है, जो भोजन है, वो कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। यानी कि पत्तियों में भोजन बनेगा, पत्तियों से जो भोजन है वो जड़ तक भी पहुंचेगा, और जो पत्तियों में भोजन है वो दूसरी शाखाओं में भी पहुंचेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और लास्ट वाला पॉइंट हमें बताता है इंक्रीज इन द चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज ड्राउट एंड फ्लड। अब ये कह रहा है कि इन सारी, ये भी एक रीजन है। हमने कहा कि प्राकृतिक, जब हमने देखा था कि वनों की कटाई के क्या क्या रीजन है, या वनों में पेड़ों की कमी हो रही है उसकी क्या रीजन है, हमने कहा जंगल में आग लगना भी एक रीजन है, सूखा पड़ना भी एक रीजन है। लेकिन अगर हम देखें, अगर वहाँ पे सूखा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा योगदान होता है, क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका भी एक रीजन है कि वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आती है। तो ये सारे क्या है, प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं अगर हम वनों की कटाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो क्लास, आज हमने बात की है यहाँ पे कि जो वनों की कटाई है उसके क्या रीजन होते हैं, और जब वनों की कटाई हो जाती है तो उसके क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सारी चीजें आप घर जाके रिवाइज करेंगे, एक बार अपनी जो बुक है उसे भी रीड करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।